हेलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईबीसी के बारे में कि किस किस पर एप्लीकेबल है, आईबीसी होता क्या है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फर्क क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसके सेलिएंट फीचर्स और उसके बारे में और डिटेल में कि ये सब कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं, मोरेटोरियम क्या होता है, बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे। और ये आईबीसी मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई वुड से नॉट डिफिकल्ट, इट इज एन इजी चैप्टर। और प्लस आपको पता है 19 20 21 ये आपके 25 मार्क्स के हैं, तो बस ये अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका एसपीएसी में एग्जाम्पशन आराम से आ जाएगी। तो इनको बहुत ही स्ट्रांगली करते चलें, इसको अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें। 24 25 मार्क्स तो सिक्योर करके चले। इसके अलावा फिर 75 मार्क्स में अगर आप 30 40 मार्क्स भी ले आए, बस आ गई एग्जाम्पशन। तो मतलब ये स्कोरिंग है, इट इज नॉट टफ। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इट इज स्कोरिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा था कि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव compilation of IBC rules or regulation that are consolidated and classified according to the subject matter। तो ये कोई एक्ट नहीं है, ये जो अभी तक सारी चीजें थी, मतलब अभी तक जो अलग अलग एक्ट चल रहे थे, उन सभी को मिला के जितने भी रेलेवेंट चीजें थी उनको सबको कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया, जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, बैंक्रप्सी से रिलेटेड सभी जितने भी रेलेवेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन थी, सबको एक जगह ले आए और उसको एक कोडिफाई फॉर्म में कर दिया, उनको एक कोड बना दिया। The Insolvency and Bankruptcy Board of India was established on 1st October 2016 under the IBC. It is the key pillar of the ecosystem responsible for implementation of the code। अब जैसे एक अथॉरिटी होती है हर जगह, एक हाईएस्ट अथॉरिटी या एक बोर्ड होता है जो कि सब मैनेज करता है, तो उसी तरह जैसे हमारे कोर्ट मतलब इंडियन जुडिशरी सिस्टम में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में है जो वो बोर्ड है, उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो सब कुछ आईबीबीआई जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईबीबीआई, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये इसके पास क्या क्या पावर होती है, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये मेन बोर्ड है हमारा जो कि सब रेगुलेट करता है, सब मैनेज करता है। और इसमें हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी होते हैं, उनको भी ये रेगुलेट करता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। अभी मतलब इतना ही है कि आईबीबीआई ये स्टैब्लिश हुआ था स्टेट को, ये इतना रेलेवेंट नहीं है कि किस स्टेट को स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन आईबीबीआई के बारे में आपको पढ़ना है, इसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या होता है। कभी कभी आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट या राइट अ ब्रीफ ऑन। तो ये बड़ा सिंपल है और बहुत स्कोरिंग है, तो ये तो आपको अच्छे से करना ही है। अब व्हाट इज आईबीबीआई? इट इज द रेगुलेटरी बॉडी विच लेज डाउन रेगुलेशंस फॉर द प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क, that is timeline, procedure and forms to execute the insolvency laws provided in the sections of the code। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेशंस ले डाउन करती है फॉर द लाइक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, कब कब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, क्या क्या फॉर्म्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू फ्रेम रूल्स अंडर द कोड विद रेफरेंस टू वेरियस मैटर्स अंडर द आईबीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सॉरी कि वो रूल्स फ्रेम कर सकती है अंडर द कोड। अब हम लोग आते हैं सेलिएंट फीचर्स। फीचर्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब इतना है सिंपल सा कि सेलिएंट फीचर्स हैं, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, तो इसको भी आप अच्छे से कर लें। अब क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? टू इंश्योर अ फॉर्मल एंड टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब पहले क्या होता था, पहले जो एक्ट थे सिक्का वगैरह और रिस्ट्रक्चरिंग के बहुत सारे वो थे, तो उसमें क्या होता था, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं थी। तो एक बार इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मतलब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो सालों साल चल ही रहा। तो अभी लेकिन जब से आईबीसी आया तो इसमें एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर अंदर आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रॉपर हर चीज के लिए टाइम आपको दिया है। एक्सटेंशन मिलता है वो भी बड़ा लिमिटेड है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रीजन देना होता है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए। तो एक प्रॉपर टाइम लिमिट है, एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। तो ये एक फॉर्मल और टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में सबको पता है कि ये कैसा चलता है कोर्ट कचहरी वाले मामले, कि नॉर्मली कोर्ट कचहरी में वही लोग जाते हैं जिनको मामला डिले करना होता है, जिसको सच में
फैसला करना होता है वो तो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सालों साल यहाँ पे मुकदमे चलते हैं, हजार मतलब नॉट हजारों सॉरी, मतलब सालों साल चलते हैं, 10 10 12 साल, 25 साल, 50 साल, वो चल ही रहे हैं और कुछ रेजोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो चल रहा है। तो ये सब ना हो, एक प्रॉपर फॉर्मल टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो, ये आईबीसी इंश्योर करता है। द कोड क्रिएट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया, उसमें कौन कौन है? एक तो आईबीबीआई हमारा हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एजुकेटिंग अथॉरिटीज हो गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए, ये हम लोग भी हो सकते हैं, मतलब बीइंग सीएस, सीएस भी हो सकते हैं। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हो गई, तो आईपीस को जो मैनेज करेंगी, आईपीए, जैसे हम सीएस के लिए होता है आईसीएस, आईसीए के लिए आईसीएआई, वैसे आईपीएस के लिए आईपीए। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, तो नाम से थोड़ा सा समझ जाइए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारी यूजफुल होती है, और वो मतलब वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में काम आती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो द फाउंडेशन ऑफ द कोड रेस्ट ऑन दिस सेड 5 पिलर्स, तो ये 5 पिलर हैं अपने आईबीसी के। तो सबसे पहला जो सीरियल फीचर है ये है कि इट इंश्योर्स अ फॉर्मल एंड टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और इसके 5 पिलर क्या है? आईबीबीआई, एजुकेटिंग अथॉरिटीज, आईपी, आईपीएस एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, दे कंट्रोल द एसेट्स ऑफ द डेटर ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो भी आईपी होता है, इसका अपॉइंटमेंट का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो सब सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक ना ऊपर ऊपर जैसे पढ़ते हैं, एक ब्रीफ या एक आउटलाइन जैसा, तो वैसा ही है, तो अभी बस वैसा पढ़िए सारे। अभी डिटेल में सब पढ़ेंगे, बस सब क्लियर हो जाएगा, क्या होता है, कौन होता है, कौन बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सब पढ़ेंगे। तो अभी सेकंड, द आईपी कंट्रोल द एसेट्स ऑफ द डेटा ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। जब भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो भी एसेट्स हैं कंपनी की, या जो भी इंसॉल्वेंट है, उसके जो भी एसेट्स है उसका कंट्रोल कंपनी से हटके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास चला जाता है। फिर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वेरीफाइज द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर, कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, वो जो भी क्रेडिटर क्लेम करता है कि हमारा इतना बकाया है, हमारा इतना बकाया है, उनको वेरीफाई करता है, एक क्रेडिटर्स की कमिटी बनाता है। उसके बाद जो भी डेटर का बिजनेस है उसको रन करता है ड्यूरिंग द मोरेटेरियम पीरियड। अब ये मोरेटेरियम पीरियड क्या है ये भी पढ़ेंगे अभी आगे। और उसके बाद असेस द क्रेडिटर्स इन फिनिशिंग द फाइनलाइजिंग द रिवाइवल प्लान। उसके बाद एक क्रेडिटर्स के साथ ही मिल बैठ के ये लोग एक रिवाइवल प्लान बनाते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, आप थोड़ा सा कम ले लो, आप थोड़ा इंटरेस्ट घटा लो, आप थोड़ा सा अमाउंट कम कर लो, आप इंटरेस्ट मत लो, तो इस तरह से सब करके, और तो या ड्यूरेशन बढ़ा दी लोन की, ऐसा करके एक रिवाइवल प्लान बनता है। फिर ये जो रिवाइवल प्लान होता है ये जाता है एनसीईआरटी के पास, मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है। उसके बाद अगर वहां से अप्रूव हो गया, तो उसी प्लान के हिसाब से सबको अपना अपना दे दिया जाता है, और बिजनेस अगर लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है तो नहीं होता। इन केस रिवाइवल प्लान नहीं बन पाता कोई, तो कंपनी भी लिक्विडेट हो जाती है और एसेट्स बेच के सबको पैसा दे दिया जाता है। मतलब ये कैसा ब्रीफ आउटलाइन था कि ऐसा होता है। इन लिक्विडेशन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट एज अ लिक्विडेटर, अगर रिवाइवल प्लान नहीं बना, नहीं कुछ हुआ, तो कंपनी जाती है लिक्विडेशन में, और जो आईपी होता है वो एक्ट करता है एज अ लिक्विडेटर। अब ये सेम आईपी भी हो सकता है, और अलग से मतलब कोई दूसरा लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है। Third, while the insolvency professionals assist in the insolvency resolution proceedings envisaged in the code, the information utilities, on the other hand, collect, collate, authenticate and disseminate financial information. तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन तो अभी आगे भी आने वाली है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असिस्ट करते हैं पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में। और वहीं पर जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं, वन ऑफ द 5 पिलर्स, तो वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कोलेट करती है, कोलेट मतलब कलेक्ट करती है, फिर सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करके एक जगह लेकर आती है, और उसको कंपेयर करती है, एग्जामिन करती है, अरेंज करती है, मतलब प्रॉपर एक फॉर्म में लाती है। उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करती है, मतलब चेक करती है सब ठीक है या नहीं। और उसके बाद उसको डिससेमिनेट यानी बांटना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, वो करती है।
तो सबसे मतलब मेन काम उसका था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, चेक करना, ऑथेंटिकेट करना, डिसेमिनेट करना। तो ये सारा काम होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का। अब पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस ऑफ सच कलेक्शन, कोलेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर्स is in centralized electronic database is to facilitate swift decision making in the resolution proceedings। अब किसी एसेट की डिटेल चाहिए, किसी चार्ज की डिटेल चाहिए, तो वो सारी आपको एक जगह मिल जाएंगी और डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिले को अवॉइड करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में रहती है, जिसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं अबाउट द डेटास। इससे स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है। The IBBI has framed the IBBI Information Utilities Regulation 2017। तो IBBI ने आईपीएस के लिए रेगुलेशन बनाई है, आईपीएस के लिए रेगुलेशन बनाई है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के लिए भी रेगुलेशन बनाई है। उसमें सारी डिटेल्ड है कि इन्हें कैसे क्या क्या पावर्स हैं, क्या रोल है, वो सारा डिटेल में दिया हुआ है। The court proposes two tribunals to adjudicate insolvency resolution cases. In the case of insolvency of companies and LLP, अगर इंसॉल्वेंसी कंपनी का है और एलएलपी का है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगी आपकी एनसीएलटी। और अगर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए मतलब इसमें दो चीजें हैं, जैसे जो नॉर्मल इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं जैसे कंपनीज और एलएलपी तो एनसीएलटी। अगर इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म मतलब जो अनइनकॉर्पोरेटेड है तो उनके केस में डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। The insolvency proceeding will be initiated by the said tribunals as the case may be after verification of the application filed under the code। एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है या तो डीआरटी के पास अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का केस है, और अगर कंपनी और एलएलपी का केस है तो एनसीईआरटी के पास। फिर वो एनसीईआरटी उसको प्रॉपर वेरीफाई करता है, देखता है सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, सब कुछ सही है, और अगर है तो वो केस आगे बढ़ाता है। उसके बाद अपील्स फ्रॉम एनसीएलटी की अपील किसके पास जाएगी? नॉर्मल एनसीएलटी एनसीएलएटी के पास। और एनसीएलएटी के पास उसके बाद जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एनसीएलटी में अगर कोई केस होता है, कोई अग्रीव पार्टी है तो वो एनसीएलएटी के पास जाएगी, और एनसीएलएटी से भी कोई अग्रीव पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। डीआरटी के केस में डीआरएटी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि एजुकेटिंग अथॉरिटीज बताए, तो आपको दोनों की बताना पड़ेगा। कंपनीज और एलएलपी के लिए एनसीएलटी, फिर एनसीएलएटी, फिर सुप्रीम कोर्ट। और अगर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप है तो पहले डीआरटी, फिर डीआरएटी, फिर सुप्रीम कोर्ट। इन रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस द कोर्ट प्रपोजेस टू इंडिपेंडेंट स्टेजेस। दो इंडिपेंडेंट स्टेजेस हैं, क्या है? एक तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, एक है लिक्विडेशन। Insolvency resolution process during which the creditors assess the viability of debtors business and options for its rescue and revival। तो ऐसा नहीं कि इंसॉल्वेंसी में जब जाता है तो बस पूरा बिजनेस बंद करो, बेचो और खत्म करो, ऐसा नहीं होता। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी कमेटी बनाता है आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और वो आईपी along with those creditors in the committee, वो सब असेस करते हैं कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी ये इंसॉल्वेंट हो रहा है इसको हम लोग रिवाइव कर लें। कुछ चांसेस हैं, कुछ उम्मीदें हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके या थोड़ा और टाइम देकर या लोन्स की कुछ कंडीशन चेंज करके किसी भी तरह से डेटर्स के बिजनेस को रिवाइव या रेस्क्यू किया जा सकता है या नहीं। तो वो होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब तब तक असेस कर रहे होते हैं या तब तक की चांसेस हो। लिक्विडेशन, अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो पाता, कोई भी डेटर मतलब डेटर का जो भी बिजनेस है अगर वो उसके कोई चांसेस नहीं है रेस्क्यू या रिवाइवल के, कुछ नहीं हो सकता उसमें, तो उस केस में मतलब अगर आईआरपी फेल हो जाता है या फाइनेंशियल क्रेडिटर डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो उस केस में ये डिसाइड होता है कि बिजनेस को वाइंड अप किया जाए और जो भी एसेट्स हैं वो डेटर की वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो होता है लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में असेस करते हैं कि हाँ अगर चल सकता है बिजनेस तो चलाते हैं उसको, रिवाइव करते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, कुछ भी चांसेस नहीं रिवाइवल के, और जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तो डिसाइडेड टू वाइंड अप और जो भी एसेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर or a operational creditor can initiate CIRP against the corporate debtor. The defaulting corporate debtor may also file an application for initiation of CIRP.
The defaulting corporate debtor, shareholders, or employees may also initiate voluntary insolvency proceeding. The NCLT is the designated executing authority in case of corporate debtors. अब कौन कौन इनिशिएट कर सकता है ये प्रोसेस? एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे अभी, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर। और नॉर्मली नाम से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है वो जो फाइनेंशियल नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं और जो इन्होंने इंटरेस्ट के उस पर दिया होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए आपके, ये सारे आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो आपके लिए काम करते हैं नॉर्मली, तो उसमें आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, तो वो होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है इनिशिएट, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है। जो कॉर्पोरेट डेटा खुद है, डिफॉल्ट जिसने किया मतलब जो कंपनी खुद है, कंपनी एलएलपी, वो भी इनिशिएट कर सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर कर सकते हैं, इनके एम्प्लॉयज कर सकते हैं। तो ये सभी लोग ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का। मतलब ये कंपनी खुद कर सकती है, वो वॉलेंट्री होगा, बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर वो वॉलेंट्री नहीं होगा। तो ये सारे लोग इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का, और जो इसके लिए जो अथॉरिटी होगी अप्रोप्रिएट, वो होगी आपकी एनसीएलटी, क्योंकि ये कंपनी का केस है। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी। Part 2 of IBC shall apply to matters relating to insolvency and liquidation of corporate debtors where the minimum amount of default is ₹1 CR। पहले ये 1 लाख समथिंग हुआ करता था, अब ये चेंज हो गया है। हाँ, पहले ये देखिए, पहले 1 लाख होता था, फिर ये 2020 में अमेंडमेंट आई और इसको अब 1 करोड़ कर दिया गया है। तो आज की तारीख में आपको 1 CR याद रखना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट शुड बी 1 CR। Part 2 of IBC is divided into 8 chapters as follows। मतलब IBC में जो पार्ट 2 है वो 8 चैप्टर्स है उसमें। पहला है प्रिलिमिनरी, मतलब इसमें आपकी सारी डेफिनेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी। जो चैप्टर 2 है ये, इसमें है आपका CIRP, पूरा प्रोसेस है CIRP का, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सेक्शन 6 से लेकर 32A तक। उसके बाद चैप्टर 3 है, उसमें लिक्विडेशन प्रोसेस है कि अगर CIRP फेल हो गया तो उसके बाद कंपनी लिक्विडेट होगी। फिर उसके बाद प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये भी इंसॉल्वेंसी का ही एक तरीका है। ये मतलब कुछ अलग अलग वो है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी ये अमेंड हुआ था, बाद में आया था, इनिशियली नहीं था। फिर फास्ट ट्रैक CIRP, ये भी बाद में आया था, ये पढ़ेंगे। वॉलेंट्री लिक्विडेशन, कोई कंपनी खुद वॉलेंट्री लिक्विडेट होना चाहती है, कंपनी एलएलपी कुछ भी हो सकता है। फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्सन कौन सी होंगी, और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनसे रिलेटेड ये उनकी रेगुलेशन है, ये भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 2 है, मतलब सॉरी पार्ट 2 है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। ये कॉर्पोरेट पर्सन से सारा रिलेटेड है। इसमें कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आएगा, कंपनी एंड एलएलपी। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4 से लेके 77A तक रफली। Chapter 3 is introduced with the effect from 4th April 2021 in the code to provide gateway to MSMEs to revive the adverse financial effects of COVID pandemic. Each process, whether be CIRP, liquidation, pre-packaged CIRP, fast-track CIRP, or voluntary liquidation, is accompanied with regulation notified by IBBI to complete framework for these process। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चैप्टर 3 में क्या MSME के लिए है स्पेसिफिकली। तो मतलब कोविड के इफेक्ट हुए थे तो MSME भी बहुत इफेक्ट हुई थी, तो उनके लिए है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो ये है इम्पोर्टेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब ये सारी डेफिनेशन अब हम लोग बहुत ही रेगुलर बेसिस पे ये आगे आने वाली है, तो इनको आप अभी से अच्छे से कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। वहाँ पे एजुकेटिंग कहीं भी आता है एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब NCLT, कहीं पे आता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मतलब आपको पता ही ये होगा। कॉर्पोरेट डेटर आता है तो भी पता होगा, कॉर्पोरेट पर्सन, गारंटर, डिफॉल्ट, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट। तो ये सब इधर अच्छे से कर लेंगे, और ये डेफिनेशंस भी आती हैं। तो डेफिनेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब नॉर्मली हम लोग डेफिनेशन स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करनी है। और बल्कि जो 25 मार्क्स का जो कंटेंट है इसमें तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, कितनी बेकार चीज हो पढ़ना तो है ही। Adjudicating authority for the purpose of part 2 means NCLT constituted under section 408 of the Companies Act। NCLT section 408 में मेंशन है। अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर यानी कि जो कंपनी है वो।
A member or partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process under the constitutional document of the corporate debtor. अब देखिए, अगर कंपनी हुई तो मेंबर होगा, अगर एलएलपी हुई तो पार्टनर होगा, वो इसलिए लिखा हुआ है ऐसा। और यहाँ पे कंपनी और एलएलपी, तो अब मेंबर और पार्टनर, अब कॉर्पोरेट, अब कंपनी खुद करेगी या तो कंपनी का मेंबर करेगा या पार्टनर करेगा, जिसे ऑथराइज की गई होगी कि आप एप्लीकेशन फाइल करें फॉर सीआईआरपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा उसके अंडर। एन इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या फिर जिसको भी इंचार्ज बनाया होगा, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, या जो भी ऑपरेशंस और रिसोर्सेज मैनेज कर रहा हो एलएलपी के। A person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor। मतलब इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, मतलब सिंपल से ये नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर या डायरेक्टर ही फाइल कर सकते हैं, मेंबर्स फाइल कर सकते हैं, या फिर जो भी इंचार्ज है वो फाइल कर सकता है, या जिसके पास पूरा कंट्रोल है वो फाइल कर सकता है। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स कॉर्पोरेट डेटर, या फिर अ मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, या फिर एन इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या फिर अ पर्सन हु हैज द कंट्रोल एंड सुपरविजन, या तो मैनेज कर रहा हो रिसोर्सेज, या तो कंट्रोल और सुपरविजन देख रहा हो ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, या फिर मेंबर और पार्टनर हो, या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद। अब कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। देखिए, डेटर होता है जिसने उधारी ले रखी हो, क्रेडिटर जिसने पैसा दे रखा हो। तो कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन, जैसे जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज होती हैं वो, हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, जो कि जिसने किसी से पैसा ले रखा हो, तो वो होता है कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ पर ये है। कॉर्पोरेट पर्सन क्या होता है? मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस सेक्शन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर एलएलपी of the LLP Act, or any other person incorporated with limited liability under any law for the time being in force, but shall not include any financial service provider। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़कर बाकी सभी आएंगे इसमें। उसके बाद कॉर्पोरेट गारंटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इज द श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी टू अ कॉर्पोरेट पर्सन। मतलब किसी ने कोई मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग लोन लेते हैं तो किसी को गारंटर बनाना पड़ता है, तो वैसे ही कॉर्पोरेट गारंटर कि किसी कॉर्पोरेट पर्सन ने किसी कॉर्पोरेट डेटर की गारंटी ले रखी, मतलब गारंटी ले रखी है एज अ श्योरिटी। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब चुनाव में नॉमिनी कि इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो मतलब जो पैसा देना था वो उन्होंने नहीं दिया टाइम पे, तो मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेट when whole or any part of or installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor, the case may be। तो ऐसा नहीं कि मतलब देना हमें था 20 तारीख को और आज सिर्फ 5 तारीख है और हमें लग रहा है हम नहीं दे पाएंगे तो हमने डिफॉल्ट कर दिया, नहीं। जब 20 तारीख हो जाएगी, जब अमाउंट ड्यू हो गया और उस समय पे करना था लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तब वो डिफॉल्ट माना जाएगा। तो वो भले ही एक पूरा अमाउंट हो या फिर कोई उसका पार्ट हो या फिर कोई इंस्टॉलमेंट हो, वो जब भी ड्यू और पेबल होती है और वो पेमेंट नहीं करता है डेटर या कॉर्पोरेट डेटर, तो उस केस में डिफॉल्ट माना जाएगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड। मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल डेट ओ करे। तो फाइनेंशियल डेट क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो मीन्स एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू होम सच डेट हैज बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर टू। तो या तो फाइनेंशियल डेट ओ करता हो, नहीं तो उसको ट्रांसफर की गई हो लीगली। अब ये वो सब तो ठीक है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन ये है आपकी। और ये मतलब हाँ पढ़नी चाहिए। ये कभी कभी आता भी है कि व्हाट इज फाइनेंशियल डेट या फिर व्हाट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो आपको सिर्फ ये दो लाइन नहीं लिखने हैं, ये लिखना है, उसके अलावा फिर ये भी लिखना है कि फाइनेंशियल डेट क्या होता है, क्योंकि पूरा रेफरेंस ही पूरा इसमें है, पूरा सिग्निफिकेंस ही फाइनेंशियल डेट में है, फाइनेंशियल डेटर का। तो फाइनेंशियल डेट मीन्स अ डेट अलोंग विद इंटरेस्ट इफ एनी। ये केस हुआ था पहले कि उसमें कोई लोन था लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो केस हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये तो फाइनेंशियल डेट है ही नहीं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो थी उन्होंने इसको रेफर किया और इसमें डिसीजन दिया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं इंटरेस्ट होना। कि जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनेंशियल डेट की तो उसमें लिखा हुआ है कि मीन्स अ डेट अलोंग विद इंटरेस्ट इफ एनी। इंटरेस्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब नॉट मैंडेटरी इंटरेस्ट होना ही चाहिए, इसमें लिखा इफ एनी, अगर है तो।
तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको फाइनेंशियल डेट नहीं माना जाएगा। तो financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for the time value of money and includes, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको दिया जाता है along with interest अगर है। इसमें क्या क्या आता है? मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मली जो हम लोग पैसा देते हैं कि हमें इसके बदले इंटरेस्ट देना, या फिर एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी और डी और इट्स डी मटेरियलाइज्ड इक्विवेलेंट, कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले ली हम लोगों ने, या फिर एनी अमाउंट रेज्ड पर्सुएंट टू नोट परचेज फैसिलिटी और इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, नोट, डिबेंचर, लोन स्टॉक, एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, किसी कोई इशू किया डिबेंचर या कोई बॉन्ड इशू किया उसके बदले पैसा ले लिया। The amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract which is deemed as a finance or capital lease under Indian accounting standards or such other accounting standard as may be prescribed। तो हम लोग के बहुत सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उसके हिसाब से कोई लीज है और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है जिसको फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस या कैपिटल लीज मानते हैं तो वो भी फाइनेंशियल डेट में आएगा। फिर रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड other than any receivable sold on a non-recourse basis। तो अगर कोई रिसीवेबल सोल्ड कर लिए मतलब डिस्काउंट करा लिए तो वो भी अदर देन ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो नॉन रिकोर्स में नॉर्मली ये होता है कि जो भी लेंडर है वो सिर्फ जो भी कोलेटरल रखा है उसी को बेच के पैसा ले सकता है, मतलब पर्सनल एसेट नहीं बेच सकता डेटर की। तो ये हमने खुद अभी नेट से देखा है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, तो ये वैसे ही था। खैर आगे बढ़ते हैं। Any amount raised under any other transaction, including any forward sale or purchase agreement having the commercial effect of a borrowing। तो कोई और अमाउंट रेज किया किसी और ट्रांजैक्शन से, एनी अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी, ये भी आएगा। ये नया था, ये पहले नहीं था, मतलब पहले नहीं था, ये बाद में आया है। कि अगर कोई जैसे रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें जैसे फ्लैट्स अलॉट कर देते हैं, मतलब बन रहा है लेकिन फ्लैट्स अलॉट कर देते हैं या आपका उससे कुछ पैसा ले लेते हैं कि वैसे फ्लैट 50 लाख का आप 10 लाख देख के मतलब बुक करा लीजिए, तो अगर कोई अमाउंट है वो भी, तो वो भी फाइनेंशियल डेट है। हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ अ बोरोइंग एंड any derivative transaction entered into in connection with the protection against or benefit from fluctuation in any rate or price, and for calculating the value of any derivative transaction only the market value and such transaction shall be taken into account। तो कोई डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन है कि और कोई मतलब फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन के लिए कि हाँ कल को ये फ्लक्चुएट होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट या कुछ खरीदा, तो वो भी फाइनेंशियल डेट में आएगा। तो ये सारी चीजें थी जो फाइनेंशियल डेट में आती थी, मतलब आती हैं। और भी अच्छा अभी एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गारंटी, इंडेमनिटी बॉन्ड, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The amount of any liability in respect of the any of the guarantor or indemnity or for items referred to in sub clause A to H of this clause। मतलब ये जो A to H है इनमें से अगर किसी में कोई गारंटी या इंडेमनिटी भी दे रखी है तो भी वो फाइनेंशियल डेट में आएगा। तो ये सारे थे आपके फाइनेंशियल डेट में जो भी इंक्लूजन है वो ये सारे फाइनेंशियल डेट में आते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मीन्स अ पर्सन एनरोल्ड अंडर सेक्शन 206 with an IPA as its member and registered with the board as an insolvency resolution professional under 207। तो इसमें आपके पास मतलब दो दो वो होने चाहिए, एक तो आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास भी एनरोल्ड होना पड़ेगा सेक्शन 206 के तहत, और एज मतलब विद द बोर्ड आल्सो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 207। तो ये सेक्शन याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। 206 207, 206 में आईपीए के पास रजिस्टर होना पड़ेगा और 207 में बोर्ड के पास। Insolvency professional agency means any person registered with the board under section 201। तो इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी डेफिनेशन मतलब सेक्शन दिया हुआ है कि हाँ 201 में जो भी रजिस्टर्ड है वो एज आईपीए वो आईपीए है, तो इसमें भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मीन्स, ये भी आपको मिलेगा कि आईआरपी कॉस्ट। अब आईआरपी कॉस्ट मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस एंड द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंसेस।
मतलब जैसे कभी कोई अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आईपी जो होता है उसके पास कंट्रोल होता है डेटर्स के बिजनेस का, तो उस समय मोरेटोरियम तो वही रन करता है। तो उस केस में अगर उसने कोई इंटरिम फाइनेंस लिया या मतलब कोई फाइनेंस रेज किया, तो उस फाइनेंस को रेज करने में जो भी कॉस्ट आई वो आईआरपी कॉस्ट में जाएगा। द फीस पेबल टू एनी पर्सन एक्टिंग एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो उसको भी तो फीस देनी पड़ेगी, वो फीस। एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ गोइंग कंसर्न, तो वो बिजनेस रन करते हुए जो भी कॉस्ट आई वो। एनी कॉस्ट इनकर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द आईआरपी, अगर आईआरपी प्रोसेस रन करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ कॉस्ट इनकर की तो वो भी। और इसके अलावा बोर्ड जो भी कॉस्ट स्पेसिफाई कर दे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पूरी एसेट्स बिक जाती हैं तो उसके बाद सबसे पहले आईआरपी कॉस्ट को हटाते हैं कि अब इतना तो मतलब ये तो सबसे पहले इधर जाना है। तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, जो भी फीस होती है आईआरपी को, कोई कॉस्ट इनकर की है बिजनेस रन करने में, कोई गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया है, कोई अदर कॉस्ट है, या फिर जो अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस कोई रेज किया उसको रेज करने की कॉस्ट, तो वो सब आता है आईआरपी कॉस्ट में। तो सबसे पहले जब पैसा आता है एसेट्स बेच के, तो सबसे पहले इसको अलग करते हैं कि ये अलग करो, बाकी सब बाद में बांटो। Liquidation commencement date, date on which the proceedings for liquidation commence in accordance with section 33 और 59, ये अभी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे। लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होती है? वही कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन, जो लिक्विडेशन में प्रोसेस में कॉस्ट इनकर होती है वो। लिक्विडेटर क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 3 और चैप्टर 4। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 2, insolvency professional appointed to conduct the corporate insolvency resolution process and includes in IRP। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, कुछ खास फर्क है नहीं दोनों में, बस वो टर्म का फर्क है। आईआरपी या आरपी या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, तो वो सेम ही है। हाँ, तो इसमें ये बाकी इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पर्सन हु मे इनिशिएट सीआईआरपी, कौन कौन इनिशिएट कर सकता है। वैसे तो ऊपर ऊपर मोटा मोटा उन्होंने पढ़ ही लिया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है, या तो कॉर्पोरेट क्रेडिटर खुद कर सकता है। तो ये मेन 3 कैटेगरीज होती हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। इधर अभी हम लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की है, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी की है, फाइनेंशियल क्रेडिटर की है, फाइनेंशियल डेट की है, डिफॉल्ट की तो नहीं है, मतलब आ सकता है बहुत छोटा सा। बाकी आईआरपी कॉस्ट की है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हाँ देख लीजिएगा, तो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट, देख के सारी है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इतना कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं यहीं से। थैंक यू सो मच।